अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो है हमने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स किए थे, ठीक है? कुछ रह गए थे हमसे, तो मैंने कहा वो मैं आपको आज करवा देती हूँ ताकि आपकी एक अच्छी तरीके से उसकी रिवीजन हो जाए और उसका अपकमिंग टेस्ट जो है आपका वो भी सेक्शन ई का है जिसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स का एक बड़ा पार्ट है। तो इसलिए जो है इनको अगर आप इतने अच्छे तरीके से कर सकें, लास्ट टाइम अगर आपने ये पेपर देखा हो यूएचएस का, तो उसके अंदर जो है एक फुल फ्लेज 9 मार्क्स का क्वेश्चन था डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर, जिसमें 2 डिफेंस मैकेनिज्म्स थे और दे हैड लाइक 6 मार्क्स जो थे वो सिर्फ आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के थे। तो जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन ही जिन्होंने गलत की थी डिफेंस मैकेनिज्म की, कि अगर डिनायल है या डिसोसिएशन है या फैंटेसी कोई और इस तरह का है, तो उनके पूरे पूरे मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि डिफेंस मैकेनिज्म को जब एक दफ़ा बुक से पढ़ें, उसकी एग्जांपल्स ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है? ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो सके कि किस तरह के कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसका मेजर नाम क्या है या मतलब क्या है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव 103 पार्टिसिपेंट्स एट द मोमेंट। डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं, एक आपके सामने जो है छोटी सी कन्वर्सेशन है, दैट इज एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन समवन्स हेड, ठीक है? सो इसमें तीन एक किसी की इमेजिनरी कन्वर्सेशन किसी के माइंड में चल रही है, तो जो जिसके तीन कैरेक्टर्स हैं एक्स वाई एंड जी, ठीक है? सो एक्स सेज दैट आई एम सो मैड एंड आई कुड बैश दैट पर्सन स्कल इन, आई कैन नॉट बिलीव ही डिड दैट, ठीक है? वाई कहता है कि यू नो दैट यू आर नॉट सपोज टू हर्ट अदर पीपल, एंड जी सेज why not tell him to behave in some other way so that this incident will not be repeated. सो अब ये तीन लोग हैं, लेट्स से किसी के माइंड के अंदर ये कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, एक्स वाई जी की। सो आप बता सकते हैं कि एक्स कौन है, वाई कौन है और जी कौन है? कोई भी। एक्स सेज आई एम सो मैड, किसी के बारे में बात हो रही है कि किसी के ऊपर गुस्सा है और मेरा बस चल तो मैं उसको बस मार ही देता। Whereas Y says that you're not supposed to hurt other people, and Z is telling something in between or middle pathway. तो एक्स वाई जी, अगर फ्रॉइड की थ्योरी थोड़ी सी याद करें और उसके अंदर उसका जो है दो मॉडल्स आपको मैंने पढ़ाए थे, एक टोपोग्राफिकल मॉडल था और एक जो था वो स्ट्रक्चरल मॉडल था। इज एक्स एक्टिंग आउट? अभी हम डिफेंस मैकेनिज्म तक पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा उससे पीछे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो डोंट जंप ऑन टू एन एक्टिंग आउट व्हिच इज द डिफेंस मैकेनिज्म। इट, तो एक्स जेड वाई इज सुपर इको।
जी, कैन यू हेयर मी? ओके। सो सॉरी, वो एक्चुअली कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल था जिसकी वजह से हमें दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ा। अच्छा, एनीवेज, सो शाज़मीन, अकॉर्डिंग टू शाज़मीन, एक्स इज इड एंड वाई इज सुपर ईगो। और कोई इसके अलावा कोई बता सकता है कि एक्स वाई जी क्या है? No, 126 people are there, but no one is saying anything. उसवा, महानूर, दानिश, वलीद। वलीद किधर है? वलीद बड़े अरसे से मुझे नजर नहीं आ रहा। Where is वलीद? हाँ जी, नहीं आ रहा है किसी को आंसर। एक होती है एड, एक होती है सुपर ईगो, एक और भी चीज होती है, वो क्या होती है? ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है आपका? ईगो। ईगो। ठीक है। सो एक्स इज एड, वाई इज सुपर ईगो एंड जी इज ईगो। ठीक है। अब एड का क्या काम है? एड बता सकता है कि एड क्या करती है? डिजायर्स। ठीक है। इंस्टिंक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा? फौरन से पहले मेरी बात पूरी की जाए। ठीक है। प्रिमिटिव वांट्स, एग्जैक्टली। और सुपर ईगो? सुपर ईगो क्या चीज है? कंसर्न विद मोरालिटी, एग्जैक्टली। एंड ईगो? व्हाट वी शुड बी डूइंग। बिल्कुल ठीक। ईगो इज अ रियलिस्टिक कॉम्प्रोमाइज। ओके, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। ईगो जो है एक रियलिस्टिक कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है। सो अगर हम आंसर देखें तो इसमें से ए बी सी डी फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, और फोर ऑप्शंस में से एक्स इज कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आती है अगर हमने इसके अंदर फिल इन करनी हो? अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। चार्ली, इट, सुपर ईगो एंड ईगो, बिल्कुल सही है। ओके। So we know that ego is always caught in the middle of battles between super ego's desires for moral behavior and the its desire for immediate gratification। ठीक है, ये इस बात का आपको अब अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए कि इड और जो सुपर ईगो दरमियान जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसके दरमियान लटकी रहती है, किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में रहती है। ठीक है। सो ये जो एंजाइटी आती है, डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली ईगो के ही एक मैकेनिज्म है, ईगो की एक तरीका है कि ईगो क्या करती है कि उस एंजाइटी जो आ रही है लड़ाई की वजह से, उस एंजाइटी को कम करने के लिए कोई अनकॉन्शियस अटेम्प्ट करती है। ठीक है, जिनको आप डिफेंस मैकेनिज्म्स का नाम देते हैं, बिकॉज दे डिफेंड यू फ्रॉम द एंजाइटी प्रोवोकिंग फीलिंग्स, थॉट्स और पेनफुल फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, सो वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं या डिफेंड करती हैं। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं। तो जब डिफेंस मैकेनिज्म्स का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म्स कहाँ से आए, उसकी किस तरह से डेवलप हुए। ठीक है, तो फ्रॉइड की बात आती है कि क्योंकि ये फ्रॉइड ने मॉडल दिया था, स्ट्रक्चरल मॉडल, जिसके अंदर जिसके तीन पार्ट्स थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। है कि जी जब इन दोनों की आपस में बैटल होती है तो एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, एंड ईगो
then comes up with different defense mechanisms, yeah, with different unconscious attempts to reduce those anxiety provoking events or feelings or thoughts from coming into the awareness. ठीक है, यानी कि वो आपके जो एक हमारी अवेयरनेस है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो एंजाइटी को ना आने रोकने के लिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म सामने ले आती है, शील्ड ले आती है, ताकि हमें वो परेशानी ना देखनी पड़े। ठीक है, ऑडियो डिस्टॉर्शन अभी भी हो रही है? ओके, सो रिमेंबर दैट जो क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये भी एक क्वेश्चन था उसके अंदर कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो ये आपकी बुक में भी है, याद रखिएगा कि दे इमर्ज इन डेवलपमेंटल सीक्वेंस। ठीक है, कुछ लेस मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ मोर मेच्योर होते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अनकॉन्शियसली अन्य वो कर रहा होता है। ठीक है, ताकि वो एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। बहुत कम होता है कि एक आध डिफेंस मैकेनिज्म्स या कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं कि जो कॉन्शियसली किए जाते हैं। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दोज पेनफुल realities. ठीक है, they operate to maintain a sense of well-being and safety. They may be episodic or they become more habitual. So remember this thing कि अगर तो episodic है तो वो किसी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो हैबिचुअल बन जाए, परवेसिव हो जाए, कॉन्स्टेंटली किसी इंसान की एक पर्सनालिटी का पार्ट, तो वो फिर पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स हो जाते हैं, फिर उनको ट्रीट करना पड़ता है। एंड दे में बात याद रखिए, लंबे चलते हैं, परवेसिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि और दे शुड बी ट्रीटेड। Now the question is, are they healthy or unhealthy? So they are healthy when they help us adapt to difficult situations. ठीक है, for the time being जो difficult situation होती है उसको adapt करने में हमें help करते हैं, तो उस वक्त ये healthy होते हैं कि आपको जो एक ब्लो मिलता है, जो आपको बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए सेटबैक मिलता है, उसकी जो इमीडिएट जो पेन होती है उससे आपको बचा लेते हैं। ठीक है, और आपको सेन रखते हैं। ठीक है, आपकी सैनिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये अनहेल्दी उस वक्त हो जाते हैं कि जब ये हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ का पार्ट बन जाए, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाए, और आपकी रियलिटी को वो क्लाउड करना शुरू कर दें। ठीक है, यानी कि आप रियलिटी को फिर देख ही ना सकें कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होने शुरू हो जाए, तो फिर ये अनहेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, so coming to different defense mechanism, one is dissociation. तो डिसोसिएशन का क्या मतलब है? डिसोसिएट इज एन इंग्लिश वर्ड। डिसोसिएट का क्या मतलब होता है? Separate yourself from the situation. Exactly. So you handle the emotional conflict by separating yourself from that particular painful reality. ठीक है, दिस इज डिसोसिएशन। अब आप किस तरह से सेपरेट करेंगे अपने आप को? ठीक है, कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी जो चेंज हो रही है, ठीक है, आप वो टोटली कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो आपकी फॉर द टाइमिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट्स से कि महानूर है, ठीक है, महानूर के साथ गॉड फॉरबिड कुछ होता है, ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग क्या होता है कि महानूर अपनी अनकॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज कर लेती है, क्योंकि महानूर के साथ बुरा हुआ है। लेकिन महानूर अगर सादिया एक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो सादिया की लाइफ के अंदर तो वो चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, सो ये इस तरह से आप जो है क्या करते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को सब थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल चेंज कर देते हैं, ऑल्टर ऑल्टर कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था, जो पेनफुल सिचुएशन थी, उसको हैंडल करते हैं। For example, a teenager has no memory of the events surrounding a fatal car accident. ठीक है, एक फेटल कार एक्सीडेंट है जिसकी टीनेजर को कोई मेमोरी है ही नहीं कि वो किस तरह हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कार एक्सीडेंट में ड्राइव कौन कर रहा था, वो टीनेजर खुद ड्राइव कर रहा था, और उसमें हुआ क्या था, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। ठीक है, सो ही वाज द स्पीडिंग ड्राइवर, हिज मदर डाइड इन दैट कार एक्सीडेंट, एंड दैट किड, that teenager doesn't have a memory of events of that fatal car accident. क्यों? क्योंकि वो जब रियलिटी जो है वो इतनी पेनफुल है उसके लिए, एक गिल्ट है, माँ की डेथ हो गई, स्पीडिंग ड्राइवर वो था, कार एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो उसने अपने आप को कुछ अरसे के लिए उससे डिसोसिएट कर लेता है, कि जैसे वो उसको याद ही नहीं है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ भी था।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, क्योंकि जैसे ही वो याद करेगा तो ही विल क्राई, ठीक है, एंड ही विल फील दैट ही इज एट लॉस। तो इसलिए आप अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी क्या चीज होती है? फैंटेसी भी एक इंग्लिश का वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। फैंटेसी, imagination. So you create an inner imaginary world which you love, ठीक है। तो आप कोई अच्छी करते हैं ना, बुरी इमेजिनेशन तो नहीं करते। तो जब आपकी आउटसाइड वर्ल्ड इतना पेन, तो इंसान क्या करता है कि इंसान एक इनर इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है, जो उसकी विशेस होती हैं, जो वो करना चाहता है, ठीक है, जिसके अंदर हर तरफ को हैप्पीनेस है, जॉय है, ठीक है, सक्सेस है, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट रियलिटी। सो दिस इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म, ओके, टू ब्लॉक द पेनफुल रियलिटी, ठीक है। ये जो पेनफुल कॉन्टेक्स्ट है उसको ब्लॉक करने के लिए इंसान एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर हर वक्त रहता है, ठीक है, कि जो उसको खुशी देता है, ठीक है। सो दिस इज फैंटेसी, creating an inner world using your imagination when the real world becomes too painful or stressful to handle. For example, आप डे ड्रीमिंग करते रहें, विजुअल थिंकिंग करते रहें, ठीक है। तो कुछ लोग कभी कभी करना तो ठीक है, कि जो नॉर्मल लोग भी करते हैं, हम सब नॉर्मल हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स भी नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल लोग ही करते हैं। लेकिन जब ये अगेन हैबिचुअल हो जाए और एक बंदा जो है वो हर वक्त डे ड्रीमिंग करता रहे, हर वक्त विजुअल थिंकिंग करता रहे, ठीक है, तो रियलिटी में तो वो काम नहीं आएगी। रियलिटी में तो इसका मतलब है कि वो रियलिटी से दूर भाग रहा है, हर वक्त वही सोचता जा रहा है, ठीक है। सो इज दैट इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म, कि आप जो है अपनी रियलिटी को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि रियलिटी पेनफुल बहुत है, तो आप हर वक्त एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव एनिमल्स सो मच दैट इवन इफ आई फेल बायोलॉजी आई कैन स्टिल बी अ वेटरिनेरियन, ठीक है। सो ये एक बच्चा है जो ये कहता है कि वो इवन बायोलॉजी में फेल हो गया, ठीक है, लेकिन वो उसने अपना आउटसाइड वर्ल्ड जो है फेल होने की वजह से पेनफुल है, ठीक है, तो वो एक फैंटेसी के अंदर बैठा हुआ है कि नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा और मैं तो ऐसे होगा और वैसे होगा, ठीक है। तो दिस इज फैंटेसी। नंबर थर्ड इज इंट्रोजेक्शन। सो इंट्रोजेक्शन इज when you experience something really bad and you internalize that bad behavior, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन। आपको याद है हमने लास्ट टाइम एक डिफेंस मैकेनिज्म किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का क्या मतलब था कि व्हेन यू हैव समथिंग इनसाइड, समथिंग बैड in your mind, ठीक है, and about somebody and you put the blame on the other person, you project your things on others। आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उसके ऊपर डाल देते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। दिस इज प्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या चीज है कि व्हेन यू आइडेंटिफाई विद सम आइडिया और ऑब्जेक्ट सो डीपली दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है कि इंट्रो के अंदर आप अपने अंदर उस चीज को ले लेते हैं, ठीक है। जो आपको कोई चीज जो है अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अब इट डिपेंड्स कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि आप किसी एक फिगर को पूरा का पूरा एज अ होल फिगर वो आप जो है उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ मैन हु वाज टेरराइज्ड बाय हिज जिम टीचर एज अ चाइल्ड becomes punitive critical gym teacher in order to feel less helpless and more powerful। अब आप इसके अंदर देखें कि एक बंदा है, ठीक है, जो कि एक टाइम पे उसका जिम का टीचर था, ठीक है, उससे उसको बहुत डर लगता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्ती करता था, बहुत हार्ड एक्सरसाइज कराता था या जो भी था जैसा सभी था। तो अ, जब बच्चा बच्चा था तो वो जिम में जाता होगा तो उसका जो है जिम का टीचर था वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब वो बंदा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो व्हेन ही हैज ग्रोन अप, अब वो खुद भी उसने उसी जिम टीचर के जो पूरे फिगर को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया है, ठीक है, और अब वो खुद उस तरह का बन गया, कंप्लीटली वो उस तरह का बन गया, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज नहीं उसने उसकी पकड़ी, एक पर्टिकुलर ट्रेड पकड़ा हो, उसने पूरा का पूरा वो जो एक फिगर था जिम टीचर का कि बहुत ही क्रिटिकल किस्म का होता है, बहुत ही हार्श है, बहुत रूड है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जिम टीचर है, ठीक है, उसका जो जिम टीचर था, तो वो उसने इस हद तक उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया है कि अब वो पूरा का पूरा जो एक फिगर है वो खुद बन गया है, ठीक है। अब वो खुद जब बड़ा हुआ है तो वो एक प्यूनिटिव क्रिटिकल जिम टीचर बन गया इन ऑर्डर टू फील
less helpless and more powerful. बिल्कुल, imitating someone introduction is to incorporate. बिल्कुल, incorporate, internalize, ये सारे एक ही तरह के synonyms of words, सारे एक जैसे हैं कि आप इसी, लेकिन एक बात इसमें याद रखिए कि आप पूरे के पूरे वो जो एक होल ऑब्जेक्ट है, होल फिगर है, उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसकी किसी एक पार्ट को नहीं करते। यानी कि होता है ना, कोई एक ट्रेट है कि हमने कोई एक ट्रेट उसका ले लिया, एक ट्रेट नहीं, वो एज इट इज उस पूरे फिगर को, जो जो उस फिगर की चीजें हैं वो सब की सब इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म आएगा वो आपको इसके साथ कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये बात आप कहीं लिख लें, अपनी बुक पे लिख लें, ताकि आपको बाद में भी याद रहे, किसी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें कि इंट्रोजेक्शन इज when you internalize the whole object or the whole figure, ठीक है, intact, in an intact manner. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जिम टीचर है जिसको उसने होल इंटरनलाइज कर लिया है, कोई मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, जिसको आप कंप्लीटली वो इंटरनलाइज कर लेते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। नाउ आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन आर सिमिलर, नॉट सिमिलर बट दे आर रिलेटेबल, ठीक है, दे आर रिलेटेड, ठीक है। और इसका एक बड़ा, एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन में। अब आइडेंटिफिकेशन का वर्ड जो है वो भी यही बताता है कि यू आइडेंटिफाई समवन विद योरसेल्फ, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अनकॉन्शियसली पैटर्निंग वंस बिहेवियर आफ्टर दैट ऑफ समवन व्हिच इज मोर पावरफुल टू बूस्ट वन सेल्फ एस्टीम। वहाँ पे भी हम सेल्फ एस्टीम की थोड़ी सी बात होती है, लेकिन यहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के लिए आप अनकॉन्शियसली किसी का बिहेवियर इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो अब इंट्रोजेक्शन, और फॉर एग्जांपल आप अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि इनसिक्योर टीन मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ कूल किड्स। एक बच्चा है कि जो इनसिक्योर है, लो सेल्फ एस्टीम है उसकी, मोरल लो है, इस सारी चीजें हैं, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो जो कूल किड्स होते हैं ना, उनके जैसा कि वो कपड़े पहनते हैं या वो अपना एक हेयर स्टाइल बनाते हैं या जिस तरह की चीजें करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है वो उनको मिमिक करता है, उनके बिहेवियर को, कि जो बच्चे बहुत इस तरह के हैं क्लास के अंदर, तो वो किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, किस तरह के बाल बनाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, तो वो उनको, ताकि अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर सके, क्योंकि वो इनसाइड खुद इनसिक्योर है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, introjection and identification? The main difference between introjection and identification is that in introjection you internalize the whole figure, whereas in an identification you just take up a particular trait and then copy that trait or copy that behavior. ये बात याद रखें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंट्रोजेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन का, कि एक पर्टिकुलर ट्रेट, कोई बिहेवियर आप पिक करते हैं किसी भी एक बंदे का जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, और आप अपनी, क्योंकि आप खुद इनसिक्योर हैं, आप खुद लो है, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन। So now you understand the difference between introjection and identification or not? ये repeat करता हूँ। Okay. मुझे नाम याद हो गए, अनीका, फरियाल, शाजमीन, महानूर, और बस शाइस्ता और सादिया और उनैजा, दैट्स इट। बाकी सारे सुई हुई है क्लास, ठीक है। बाकी जो 140 मेरा ख्याल है 140 स्टूडेंट्स जो हैं, असफर को भी अब याद आ गया है, ठीक है। तो बाकी तकरीबन 130 स्टूडेंट्स सोए हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखा, अब सारे बोलना शुरू हो गए हैं, पहले पता नहीं किधर थे। अब अगर डिफेंस मैकेनिज्म से तुम लोगों ने कोई गलती की अगले टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, सो कमिंग टू इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सो देयर आर थ्री relatable things. Number one is introjection, number two is identification, number three is intellectualization. तीनों आई से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होती है? इंटेलेक्चुअलाइज का मतलब क्या है, या इंटेलेक्चुअल किसको कहते हैं आप? इंटेलेक्चुअल, अगेन एन इंग्लिश वर्ड, सीक्रेटली, जबरदस्त, wise, yes, related to thinking, reasoning, someone who is wise, who has wisdom, इंटेलेक्चुअल बंदा है, बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है, ये हमारे एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, या हमारी कन्वर्सेशन के अंदर यूज होता है कि वाइज है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन अब एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कैसे आती है?
when you remove the emotions from the stressful situations and start discussing the painful events in a detached way, मीन्स कि कोई अब पेनफुल इवेंट तो है ही है, ठीक है, उसके साथ इमोशंस भी अटैच हैं, ठीक है। अब कोई बंदा क्या करे कि उस पेनफुल इवेंट के साथ जो इमोशंस अटैच हैं, इमोशंस को साइड पे कर दे, ठीक है, और उस सिचुएशन के बारे में इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली रीजनिंग करे, डिस्कस करे, ठीक है। दैट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जिसको कोई बहुत टर्मिनल इलनेस हो गई है, कैंसर हो गया, ठीक है, तो उसको पता चला मुझे कैंसर हो गया। अब ऑब्वियसली इट इज सिचुएशन। अब और उसको ये खौफ है, डर है कि मैं मर जाऊंगा, पेन भी है, सो देयर मल्टीपल फियर है, ठीक है, मल्टीपल एंगर भी है, इरिटेशन भी है, सो देयर मल्टीपल एरिया ऑफ इमोशंस, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो अपने इमोशंस को एक साइड पे रख के लॉजिकली उस कैंसर के बारे में पढ़ना शुरू करता है, गूगल करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, मल्टीपल साइट्स पे जाता है, किताबों को खोलता है, लोगों से बात करता है, डॉक्टर से मिलता है, पूछता है, ठीक है। सो उसके बारे में वो लर्न करता है उस कैंसर के बारे में, ठीक है। उसके बारे में लर्न करता है कि ये कैसे होता है, ये क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका क्या कहते हैं चीजें होती हैं। तो इमोशंस को साइड पे करके वो इंटेलेक्चुअली, वाइजली, लॉजिकली उस सिचुएशन को डिस्कस करता है, ठीक है, और उसको जो है उसके बारे में बात करता है। इसको आप कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। रैशनल रादर देन इमोशनल, बिल्कुल सही बात है, रैशनल रादर देन इमोशनल। नहीं, सप्रेशन तो ये है ना कि आप सप्रेशन में तो आपने क्या किया है कि आपने उस पेनफुल इवेंट को फॉर द टाइम बिंग साइड पे कर दिया और आप अपने किसी और काम में लग गए, ठीक है। लेकिन इंटेलेक्चुअलाइजेशन में तो आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उस पेनफुल सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। मैं आपको सप्रेशन की एग्जांपल आगे बताऊंगी, जैसे आपको शायद पता चला कि नहीं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसा हमने कहा ना कि स्ट्रेस, कैंसर इज अ पेनफुल सिचुएशन, ठीक है। अब या तो ना कि आप कैंसर को बिल्कुल भूल जाएं, तो समथिंग एल्स, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसी कैंसर के बारे में लर्न कर रहे हैं, लॉजिकली खोल के देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लिटरेचर देख रहे हैं कि उस कैंसर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कितना क्या पब्लिकेशंस हुई हैं, क्या इसके ऊपर क्या कहते हैं रिसर्च हुई है, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो रहे हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, ठीक है। तो आप उसके बारे में इमोशंस को साइड पे करके उसी कैंसर के बारे में देख रहे हैं, उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सो दिस इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, a person who is in heavily debt builds a complex spreadsheet of how long it would take to repay using different options and interest rates. For जैसा आजकल के हालात हैं, इकोनॉमिक रिसेशन है, तो कोई बंदा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है, जॉब नहीं है और पैसे हैं नहीं, वो अब इतने कर्जे में जब उसको पता है कि जी कर्जा मेरे ऊपर है, मैंने लोगों के पैसे वापस करने हैं, ठीक है, और इनकम मेरी है नहीं, ठीक है, वो क्या करता है कि इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो एक टेबल के ऊपर एक स्प्रेडशीट खोल के बैठ जाता है और उस पर लिख रहा है चीजें कि अच्छा कितनी देर लगेगी, कौन कौन सी ऑप्शंस यूज करूंगा, कौन कौन से तरीके यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो जो है अगेन लॉजिकली, वाइजली उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो दिस इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कि उसको डील कैसे करना है सिचुएशन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. So reaction formation is when you behave in a way that is exactly the opposite of one's true feelings. You are feeling bad, but you start acting in an opposite way. ठीक है? This is reaction formation. ठीक है? This is reaction formation. तो अगर आपको प्रोजेक्शन, अगेन डिफरेंट की प्रोजेक्शन ये थी कि आप बुरा फील करते हैं और आप दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता, आप किसी को पसंद नहीं करते और आप उसके ऊपर डाल देते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता, दिस इज दैट वाज प्रोजेक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन ये है कि अगर मुझे बुरा लगता है कोई इंसान, ठीक है, लेकिन बुरा लगने के बावजूद मैं उसके ऑपोजिट एक्ट करता हूँ उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज एंग्री विद अ कॉलीग ends up being particularly courteous and friendly towards them. I'm angry with someone, I'm angry with my colleague, I should show my anger at least, or I should, if I don't want to show my anger, I will stay away from that person. ठीक है, अगर अपने गुस्सा नहीं दिखाना तो फिर मैं ये होगा कि मैं उससे इग्नोर करूंगी, दूर उसके पास नहीं बैठूंगी या जो, ठीक है।
रिपीट द डिफरेंस अगेन, डिफरेंस बिटवीन, किस कौन से डिफरेंस का आप पूछ रहे हो? किस चीज के डिफरेंस की बात आप कर रहे हो अनिका? रिएक्शन फॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन, तो दे आर टोटली डिफरेंट। प्रोजेक्शन तो हम बता चुके हैं ना कि आई डोंट लाइक समबडी, ठीक है, आई डोंट लाइक यू बट आई से दैट अनिका डजंट लाइक मी, दिस इज प्रोजेक्शन, ठीक है। आई डोंट लाइक अनिका but when people ask me I say okay, or I tell myself Anika doesn't like me, so this is projection, ठीक है। reaction formation is that I am angry with Anika, ठीक है, I'm angry with Anika, she did something really bad. What happens now? I will act in totally the opposite way. I'm feeling angry, but I will be extra courteous, I will be extra friendly towards Anika. आगे समझ? ओके, सो कवर अप समथिंग बाय अडॉप्टिंग एन ऑपोजिट स्टैंस, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो एक्टिंग लाइक यू हेट समवन यू रियली हैव अ क्रश ऑन, ये भी एक बड़ी मजेदार एग्जांपल है कि आपको कोई बंदा बहुत पसंद है एंड यू एक्ट लाइक यू हेट दैट पर्सन, ओह, ठीक है। सो दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन, ओके। नाउ कमिंग टू रिप्रेशन, repression is unconsciously forgetting information that is too painful to recall, ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो बहुत पेनफुल है रिकॉल करना, ठीक है, आप उसको अनकॉन्शियसली फॉरगेट कर देते हैं, अनकॉन्शियसली ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। मेमोरीज हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, ठीक है, जिनको आप ब्लॉक कर देते हैं, सोचना नहीं चाहते उनके बारे में, ठीक है। सो दैट इज रिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम चाइल्डहुड ड्यू टू ट्रॉमा एंड एंजाइटी, ठीक है, दिस इज रिप्रेशन, कि आप भूल ही गए सेक्सुअल अब्यूज को कुछ अरसे के लिए, ठीक है, चाइल्डहुड का जो सेक्सुअल अब्यूज होता है आप भूल गए हैं क्योंकि इतना वो आपको एंजाइटी देता है, इतना वो ट्रॉमा है कि आप जब बड़े हुए हैं तो आप उसको मतलब याद ही नहीं करते कि ऐसी कोई चीज मेरे साथ हुई थी। सो दिस इज रिप्रेशन, दिस इज अगेन अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ दिस इज अनकॉन्शियसली बीइंग डन। इसका टोटल ऑपोजिट जिसका नाम है सप्रेशन, ठीक है, एंड सप्रेशन की भी सेम मीनिंग है बट इट इज कॉन्शियसली बीइंग डन। Suppression is consciously being done, ठीक है। Repression is unconsciously forgetting information that is too painful to remember, और जो suppression है it is purposefully or purposely or consciously putting something unpleasant out of our mind, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी या दो फ्रेंड्स हैं उनकी आपस में लड़ाई हुई है, तो क्या होगा कि इफ दे आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, ठीक है, सो द स्टूडेंट विल is upset during the exam but puts it out of her mind so she can finish the test, ठीक है। आप दो फ्रेंड्स की लड़ाई हुई है, एग्जाम के लिए गई हैं, अब वो चीज लड़ाई एक को तंग कर रही है, ठीक है, वो सोच रही है उसके बारे में और उसको वो पेनफुल लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो थोड़ी देर के लिए कहती है कि अच्छा इस चीज को मैं फॉर द टाइम बिंग जब तक मेरा एग्जाम हो रहा है मैं पहले एग्जाम कर लूँ, मैं इसके बाद सोचूंगी इसके बारे में कि अब क्या करना, ठीक है। सो दिस इज सप्रेशन। कॉन्शियसली यू पुट अप अ फ्यू थिंग्स असाइड, ठीक है, कुछ देर के लिए आप उसको रोक देते हैं खुद से। रिप्रेशन तो ये ना कि अनकॉन्शियसली, रिप्रेशन का एक और नाम भी था अगर आपको याद हो, मेमोरी के अंदर आपने पढ़ा था, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, डिप्रेशन में कि जी देयर आर थ्री वेज ऑफ जिस तरह से आप चीज़ों को फॉरगेट करते हैं। वन वाज लाइक रिट्रीवल क्यूज थे, एक इंटरफेरेंस था और एक था मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या चीज़ है? रिप्रेशन। व्हेन यू मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, व्हेन यू unconsciously block the painful memories for coming into your awareness. So that is motivated forgetting and that is also called repression. ठीक है, and suppression is suppression repression ऐसे है कि repression unconscious है, suppression conscious है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। Okay, sublimation. So sublimation is what? Sublimation जो है इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई आप अपनी जो क्या कहना चाहिए एनर्जी है, ठीक है, उसे आप चैनलाइज करते हैं एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेट्स से कि आपकी जो अनवांटेड और अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस हैं, एनर्जीज हैं, ठीक है, आप उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक सोशली एक्सेप्टेबल वे के अंदर,
यस, नेगेटिव एनर्जी इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको प्रोडक्टिव वे के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मरने मारने में और इस किस्म का हाथ पांव जिसके बहुत चलते हैं, ठीक है, अब वो इसके अंदर एक है ये चीज़ लड़के के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसकी जो उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो उसको हम उस अगर वो अपने इस चीज़ को नेगेटिव एनर्जी को किसी पॉजिटिव तरीके से यूज कर ले, ठीक है, कोई ऐसा किसी ऐसी जॉब में चला जाए, किसी ऐसे उसमें फील्ड में चला जाए कि जहाँ पे उसकी ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिवली यूज हो सके, ठीक है ना, किसी स्पोर्ट्स में चला जाए, ठीक है, अगर कोई क्या कहते हैं या कोई और इस तरह की कोई काम कर ले, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। वॉशिंग डिशेज व्हेन यू गेट एंग्री so you can't yell at anyone, सही बात है, ठीक है। तो आप जब इस तरह का काम करते हैं तो आप इसको कहते हैं कि दिस इज सब्लिमेशन एंड दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। गुस्सा आए तो बजाय ये कि किसी को मारने से बेहतर है कि आप पंचिंग बैग पे अपना गुस्सा निकाल लें, ठीक है, बॉक्सिंग कर लें किसी के साथ जाके, ठीक है, तो वो आपके अंदर कोई गुस्सा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो पॉजिटिव तरीके से लेंगे ना। बॉक्सिंग में तो आपको बहुत ज्यादा वो चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए, और आपको वो एक्साइट वो चाहिए होता है, क्या कहना चाहिए, विगर चाहिए होता है कि आपको जोश हो आपके अंदर लेने का, ठीक है। तो जोश कैसे आता है कि जब आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी एट टाइम्स होती है, ठीक है, और आपको लोग बकअप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप फिर बस कुछ नहीं देखते और आप अगले को मारते हैं, और इतना मारते हैं कि अगला बंदा जो है बिल्कुल फारिग हो जाता है और आप जीत जाते हैं मैच। तो लोग उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्टिव तरीके से आपने यूज कर ली अपनी एनर्जी, हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी थी लेकिन आपने प्रोडक्टिव तरीके से यूज किया और आपने सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, last one is altruism. Altruism again is an English word, and it means that you deal with the stresses by dedicating yourself to meeting the needs of others. तो जो लोग सोशल वर्क का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव काम शुरू कर देते हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो जिंदगी में बहुत सारी परेशानी है, स्ट्रेसेस हैं, और वो उन स्ट्रेसेस के साथ किस तरह डील करते हैं कि वो लोगों को हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एल्ट्रुइज्म। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप अपने स्ट्रेसेस के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। कोई बहुत परेशान है, किसी की खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है, लाइफ के अंदर, और वो जो है जाके एसओएस विलेज में काम शुरू कर दे, और वहां पर जो है या फाउंटेन हाउस चला जाए और वहां पे जो बेचारे पागल पड़े हुए हैं लोग, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करे। तो जब आप उन लोगों को हेल्प आउट करेंगे, उनकी नीड्स पूरी करते हैं, तो आपको अपने स्ट्रेसेस बहुत छोटे लगने लगते हैं, ठीक है। तो आप वेलफेयर करते हैं, दूसरों की रिगार्ड करते हैं, एग्जैक्टली शाइस्तान सही है। तो दिस इज एल्ट्रुइज्म अगेंस्ट द डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि आप अपने स्ट्रेसेस को भूलना चाहते हैं या उनके साथ आप डील करना चाहते हैं, ठीक है। पर्सन विद अ पुअर सेल्फ इमेज हु इज सोशल वर्कर ड्यूरिंग द वीक डोनेट्स एवरी अदर वीक इनटू द चैरिटी वर्क। तो इससे आपका सेल्फ इमेज भी बढ़ता है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी काफी ज्यादा उसको बूस्ट मिलता है, ठीक है। ओके, डिनायल हमने लास्ट टाइम किया था, डिनायल बताएं जी, डिनायल क्या चीज है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप मुझे बताते रहेंगे, व्हाट इज डिनायल। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट 145 में से अब कोई रोल नंबर 1 2 3 4, वही नाम चल रहे हैं सारे अभी भी, अनीका, उस्मा, सादिया, आयशा, शाइस्ता, मानूर, बाकी सारी कौन सोई भी है, अब बाद में कॉपी पेस्टिंग हो रही होगी। ओके, सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेनफुल रियलिटी, बिल्कुल सही है, दिस इज डिनायल। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट भी लास्ट टाइम किया था। डिस्प्लेसमेंट, गेटिंग एंग्री एट समवन लेस पावरफुल, बिल्कुल ठीक है। आपके गुस्सा किसने डांटा है, जब आप उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो आप अपना गुस्सा किसी लेस पावरफुल को निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल। डायरेक्टिंग योर एंगर टू समवन एल्स हु इज वीकर देन यू, so this is displacement, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन, पिक्चर देख के समझ आ जाती है। प्रोजेक्शन,
I don't feel like this the other person does. like दूसरे को blame करना, projecting onto others, बिल्कुल सही, अपनी गलती ना मानना, दूसरे पर डाल देना, ठीक है। Rationalization, क्यों जी उमर, rationalization का क्या मतलब है? Being reasonable, finding a way to justify your behavior, giving false reasons. Hmm. Constructing an explanation for something you did. No idea. चलो जी ये पढ़े अपने फ्रेंड्स ने क्या लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन क्या होता है। मैं अभी अल्ट्रुइज्म रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट और मेरे को बताएं कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन। तो मैं अपनी क्लास फेलोज के पढ़ें जल्दी जल्दी, क्या उन्होंने लिखा हुआ है चैट के अंदर, व्हाट इज रैशनलाइजेशन, और फिर बताएं। अंगूर खट्टे हैं, रैशनलाइजेशन की समरी। जी उमर, क्या समझ आई है आपकी, क्लास फेलोज ने क्या बताया आपको? कमेंट्स पढ़ें और बताएं। रैशनलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू फेल्ड अ टेस्ट यू वुड से हमें पढ़ाया नहीं गया, जबरदस्त। अब गॉट इट बताएं ना, क्या गॉट इट हुआ है, क्या समझ आई है बताएं। मैं जल्दी जल्दी, वही है अपनी गलती ना मानने वाली बात, अपनी गलती ना माने। अब देखिए, अब वो गलती तो डिपेंड करता है ना, वो गलती को समझने की बात है ना कि वो गलती है या नहीं है, ठीक है। आप आप कोई काम करते हैं तो आप उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं, ठीक है। कि जी मैंने ये इसलिए किया, ठीक है। आप रिश्वत लेते हैं तो आप उसकी जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि लोग लेते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्म। आप टैक्स नहीं देते, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी सारे, लेट्स से आप एक आप टैक्स नहीं देते तो आप कहते हैं जी मेरे के जितने भी लोग हैं वो सारे टैक्स नहीं देते, तो एक्सक्यूज देते हैं ना उसके लिए, ठीक है। रैशनलाइज करते हैं, रीजनिंग करते हैं अपने बिहेवियर के बारे में, दिस इज कॉल्ड एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं, ठीक है, कि जी ये है लॉजिकल। आपका इलॉजिकल बिहेवियर होता है, आप उसके लिए कोई लॉजिकल एक्सक्यूज ढूंढते हैं, ठीक है, दिस इज रैशनलाइजेशन। ओके, सो एल्ट्रुइज्म क्या चीज थी? नज़र ने पूछा था, एल्ट्रुइज्म इज बेसिकली व्हेन यू डील विद स्ट्रेसेस बाय डूइंग सोशल वर्क, बाय मीटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेसर्स के साथ कैसे डील करेंगे कि आप अपनी सेल्फ स्टीम को कैसे बूस्ट अप करते हैं, जो कि लो ईवी है, कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, बाहर जाके कम्युनिटी में कम्युनिटी सर्विस करना शुरू कर देते हैं, दिस इज एल्ट्रुइज्म, ठीक है। हाँ, लेट्स से लाइक गिविंग चैरिटी, आप सदका करते हैं, सदका खैरात करते हैं, ठीक है, दैट इज एन एल्ट्रुइज्म, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए तो लॉजिकल है ना, आप उसकी जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, वो तो आपके लिए तो लॉजिकल होती है ना। जो इंसान रीजन दे रहा होता है उसके लिए वो लॉजिकल होती है, हो सकता है बाकियों के लिए वो लॉजिकल ना हो। जी उनैजा, अब आगे ही समझ या फिर दोबारा रिपीट करूं? अल्ट्रुइज्म आ गई, दैट्स ग्रेट। और जैद को भी आ गई है, चलो अच्छी बात है। ओके जी, एक्टिविटी टाइम। थोड़े से अब आपकी स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपने मुझे जल्दी जल्दी से इनके बताने हैं कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म हैं, ठीक है। तो तैमूर, अगेन तैमूर मेरे एमसीक्यू के अंदर भी है। तैमूर इज अ शॉप ओनर एंड अ थीफ, he automatically accuses anyone who looks suspicious in his store of stealing. So this is an example of which defense mechanism? तो तैमूर इज अ शॉप ओनर भी है और साथ वो चोर भी है, और जब भी उसकी स्टोर में कोई आता है तो हर एक वो सस्पिशियसली देखता रहता है कि ये कोई चोरी करने तो नहीं आया, ऑटोमेटिकली वो इस बारे में सोचता रहता है। तो दिस इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन,
ओके, तैमूर एज अ थीफ, जैद, इससे आगे चलें कि तैमूर थीफ है। शाइस्ता, जैद क्या है इसका आंसर? प्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन। याकूब हसन ने वेरी फर्स्ट टाइम कुछ बोला प्रोजेक्शन। ओके, so this is projection. Greed. Next is, instead of taking out his anger on others, Asad, when he gets really angry, plays the guitar. This is an example of what defense mechanism? Sublimation. अच्छा, और sublimation, Maha, Manur, Rabia, Shaista, Sara, Amer, Zaid, sublimation. क्यों भी sublimation क्यों है? क्यों जी जैद, आप बता सकते हैं व्हाई इट इज सप्लीमेशन? याकूब, रीजन बताएं कि क्योंकि गुस्सा निकाल रहा है अपना। नेगेटिव एनर्जी किस पे निकाल रहा है अपना गुस्सा? जब एंग्री होता है तो क्या करना शुरू कर देता है? अपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिवली कैसे? गिटार बजा रहा है, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा जी, रेहाना डू नॉट रिमेम्बर हर बैड मेमोरीज ऑफ हाई स्कूल बुलीज फ्रॉम हर माइंड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म? मेमोरीज जो हैं, बैड मेमोरीज हाई स्कूल बुलिंग की, वो उसको याद नहीं है। चलो गूगल कर रहा है, करना है तो गूगल। रिप्रेशन, व्हाई नॉट सप्रेशन? और रिप्रेशन क्यों है? Unconsciously she has blocked all those bad memories. This is an example of repression. Consciously, ठीक है। Okay, Dinesh is angry with Maha, but eventually she becomes friends and is nice to her. This is an example of which defense mechanism? Reaction formation. क्यों जी याकूब, आप बता सकते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन क्यों है ये? Why it is a reaction formation? याकूब, एम याकूब हसन। I'm not looking at you, so it doesn't matter if you're googling it or not. Okay, so his reaction formation. There is Yakub, Gone with the Wind. जी, आपने रिएक्शन फॉर्मेशन लिखा था, तो रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे है? रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, बता सकते हैं? Repressed wish or feeling to be expressed at a conscious level. अच्छा जी, ओ इतना मुश्किल, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है? याकूब फिर गायब हो गया भाई, मैं पूछ रही हूँ रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे है, जल्दी से बताओ। अगले पे चले हैं फिर। बिहेवियर इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जैद को बाद में देखते हैं, डोंट वरी। बस अगले पे चलें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसको रिएक्शन फॉर्मेशन क्यों है। ठीक है, सो वो आपकी फ्रेंड जो आपकी क्लास फेलो है वो कह रही है कि बिहेवियर इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। ठीक है। बिनेश इज एंग्री विद महा, तो उसको अपना एंगर शो करना चाहिए, लेकिन वो एंगर शो करने के बजाय उसके टोटल ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रही है। शी बिकम फ्रेंड एंड इज नाइस टू हर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके जी। um,
इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें और इसका आपने आंसर मुझे बताना है। यंग मैरिड कपल प्रेजेंट्स फॉर काउंसलिंग ड्यू टू ऑनगोइंग डिसएग्रीमेंट्स अबाउट द रोल्स विद इन देयर मैरिज। यंग कपल है, काउंसलिंग के लिए आए हैं और लड़ाई किस बात पे हो रही है कि उनके जो रोल्स हैं डिफाइन कपल के, एज अ कपल क्या उनके रोल्स हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के, उसको उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, सो वाइफ सेज दैट शी नेवर साइंड अप टू बी हिज मॉम एंड resents being expected to do all of the cooking and cleaning. So बीवी कहती है कि जी मैंने इसलिए नहीं शादी की थी कि मैं इसकी माँ बन जाऊं और मैं जो हूँ सारी कुकिंग भी करूंगी और क्लीनिंग भी करूंगी और ये काम भी मैं करूंगी, मैंने इसलिए तो शादी नहीं की थी। तो हस्बैंड आगे से क्या कहता है कि जी आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग डिफरेंट देन व्हाट माय पेरेंट्स हैड। ठीक है, एज द हेड ऑफ द हाउस आई एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड लाइक माय मदर। तो व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म इज द हस्बैंड यूजिंग। अब हस्बैंड कह रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट तो नहीं मांग रहा, जो मेरे पेरेंट्स ने को मैं करते मैंने देखा है वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हेड ऑफ द हाउस हूँ, हेड ऑफ द फैमिली हूँ। तो जिस तरह से मेरी माँ मेरे फादर को रिस्पेक्ट करती थी वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मुझे भी रिस्पेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड जो की जो बात है, जो उसने ये बात की है, ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? Anika says introjection, I guess. Manur, introjection, question mark. Okay, introjection. So there's a introjection or identification में से बता दें कौन सा है? Introjection. And why? Why is an introjection? होल ट्रेट इज कॉपीड, एग्जैक्टली। ठीक है, होल फादर फिगर जो है, क्योंकि वो यही बता रहा है कि जी जिसका मेरे पेरेंट्स थे, जिसका मेरे फादर थे, उसी तरह से मुझे वो पूरी चीज चाहिए। ठीक है, सो होल फिगर इज बीइंग कॉपीड, उसने उसको इंटरनलाइज किया है। ठीक है, तो इसको आप कह रहे हैं इंट्रोजेक्शन, विच इज करेक्ट। ठीक है जी, so that's all for today. Any more questions that you need to ask? Sublimation वाला MCQ explain कर दें। Sublimation वाला MCQ, instead of taking out his anger on others, Asad when he gets really angry plays the guitar. ठीक है, so असद जो है वो जब गुस्सा उसको आता है, ठीक है, तो वो अपना एंगर जो है वो दूसरों पे निकालने की बजाय वो क्या करता है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को किस तरह यूज करता है कि वो गिटार प्ले करना शुरू कर देता है बजाय दूसरों से लड़ने के। ठीक है, सो व्हेन यू transform your negative energy into something positive or productive, it is called sublimation. अब गिटार बजाने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? डिसोसिएशन एंड सप्रेशन। डिसोसिएशन तो ये है कि यू एक्चुअली डिसोसिएट फ्रॉम दैट रियलिटी। आप एज अ आइडेंटिटी डिसोसिएट कर जाते हैं। आप फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को ही भूल जाते हैं कि आप जो हैं आप शाइस्ता हैं। ठीक है, आप जो शाइस्ता थी, शाइस्ता इज नॉट शाइस्ता। ठीक है, दिस इज डिसोसिएशन। इन सेपरेशन में तो ये है ना कि आप थोड़ी देर के लिए कोई चीज भूलने की कोशिश कर रहे हैं। शाइस्ता की लड़ाई हो गई है सादिया से, ठीक है, और शाइस्ता को वो पेनफुल चीजें तंग कर रही हैं, लेकिन शाइस्ता कोई और काम कर रही है। ठीक है, कोई असाइनमेंट बना रही है। ठीक है, तो शाइस्ता कहती है कि अच्छा ओके मैं इस तरह करती हूँ कि मैं पहले अपनी असाइनमेंट कर लेती हूँ, बाद में मैं इस चीज के बारे में सोचूंगी, जो लड़ाई के बारे में। ठीक है, सो कॉन्शियसली आप उस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं, तो दिस इज सप्रेशन। ये रिएक्शन फॉर्मेशन आप तो रहने ही दें। ठीक है, कि आपने तो मुझे पहले भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सो ये इस किस्म की फजूलियात मेरे साथ मत शेयर करो कि जी ये रिएक्शन फॉर्मेशन क्यों नहीं। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, पहले ये बताओ रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, फिर आगे मैं बताऊंगी कि ये सब्लिमेशन क्यों नहीं है। जी शाइस्ता, इज दैट क्लियर? डिसोसिएशन एंड सप्रेशन। गुड। जी याकूब, पहले मुझे बताएं दोनों के मतलब क्या होते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड सब्लिमेशन, देन आई विल एक्सप्लेन।
ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम करेंगे लर्निंग। ठीक है, लर्निंग में क्लासिकल करनी है आपने, ओपरेंट करनी है, कौन सी करनी है बताएं, कि दोनों करनी है? बहुत। ओके, सो थोड़ा सा खुद भी पढ़ के आइएगा। जबरदस्त, फरियाल ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, तो अगर आप याकूब ये पढ़ लें तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये सब्लिमेशन वाला रिएक्शन फॉर्मेशन क्यों होती है। ठीक है, दोनों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लर्निंग की थोड़ी सी आप भी पढ़ के आएँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो क्या नाम है, जो कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस और जो ओपरेंट के अंदर स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और दूसरी चीज़ें हैं। तो वरना एक लेक्चर में मेरे लिए दोनों को कवर करना मुश्किल होगा, तो आई वुड लाइक कि आपका इनपुट साथ-साथ हो तो फिर हम उसको जल्दी-जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि रिवीजन, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। आप अगर मुझे साथ-साथ मुझे हेल्प आउट करते जाएँगे तो फिर हम उसको जल्दी कर लेंगे और एक ही लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई और नहीं समझ डिफेंस मैकेनिज्म। फुल सेक्शन ई का टेस्ट होगा, फुल कंप्लीट, ये बात याद रखिएगा, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी वेल, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड अल्लाह हाफिज़।